प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बचे हुए प्रश्न हल करके दिखाएंगे। विविध प्रश्नावली के जो भी प्रश्न बचे हैं 15, 16, 17, 18 और 19, 5 प्रश्न बचे हैं, वो भी हल करेंगे इस क्लास में। ठीक है। अगर आप लोगों ने विविध प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेके अगर 14 तक नहीं हल किए तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें और कंप्लीट कर लें, फिर आगे के क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, जो इस क्लास में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 प्रश्न जो है हल करके आपको दिखाएंगे। तो 15 जो प्रश्न है हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है। मान लीजिए कि a बराबर -1, 0, 1, 2। तो समुच्चय A में 4 अवयव हैं। ठीक है। और आगे बताया गया है B एक समुच्चय है -1, -2, 0, 2। तो यहाँ पर जो समुच्चय B दिया गया उसमें भी 4 अवयव हैं। तो समुच्चय A में आखिरी अवयव 2 है और समुच्चय B में आखिरी अवयव क्या है, 2 है। अगर आखिरी अवयव समुच्चय में दिख जाए आपको तो समुच्चय कैसे होते हैं, परमेय समुच्चय होते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है। और F, G सच दैट A टेंस टू B क्रमशः fx = x² - x। ठीक है। और ये आगे बताया है कि x का मान जो भी ले सकते हो कैपिटल A से, जो समुच्चय है। 2 तरीके से इसे आपको समझना है। x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है x जो है बिलोंग करेगा A में। ठीक है। और जब हम ज़रूरत पड़ती है अवयवों की तो x का मान हम समुच्चय A से लेंगे। 2 तरीके से इसका यूज होता है। फिर आगे लिखा है तथा gx = फिर mod x - 1/2, फिर अलग से -1 है। यहाँ पर भी बताया है कि x जो है अवयव वो किस में बिलोंग करेगा, A में। ये इसका मीन्स ये भी होता है कि x का मान हम समुच्चय A से अवयव ले सकते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन आगे क्या लिखा है, द्वारा परिभाषित फलन हैं। तो आपने ये देखा कि एक प्रतिचित्रण में 2 फलन हैं और f और g आपको दिख रहे हैं। तो f फलन का मान दिया गया है और g फलन का मान दे दिया गया है। क्योंकि 2 फलन है तो 2 मान आपको प्रश्न में दिए गए हैं। आगे लिखा है क्या f तथा g समान है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है फलन f और फलन g समान है क्या। ठीक है, चेक करना है आपको। आगे लिखा है अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, इसका मतलब आपको पता है। इसका मतलब ये है प्रश्न को हल करके ही आपको बताना है f तथा g समान है या नहीं है। ठीक है। तो आपको ये भी पता है अगर विविध प्रश्नावली के प्रश्न जब हम हल करेंगे तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि प्रश्नावली 1 से लेके 4 तक, ठीक है, आपको कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि विविध प्रश्नावली में क्या होते हैं, मिक्स प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि प्रश्न जो 15 है किस प्रश्नावली के रिलेटिव है। ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर f तथा g समान है और ये रिजल्ट भी आपको दे दिया गया, प्रतिचित्रण भी दे दिया गया। तो प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 ये 2 प्रश्नावली ऐसी हैं जिसमें आपको प्रतिचित्रण इस तरीके से दिया जाता है। तो वैसे भी हमने यही बताया था अगर प्रश्नावली 1.2 अगर प्रश्नावली 1.3 पढ़ें तो एक जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्नावली चाहे 1.2 से सीखो चाहे प्रश्नावली 1.3 से सीखो, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है नहीं था। चाहे प्रश्नावली 1.4 की बात करें, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं था। लेकिन आपको इतना पता है जो ये प्रतिचित्रण है इससे हमने क्या पता कर लिया कि ये जो 15 प्रश्न है किसके रिलेटिव है, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3। सेम टू सेम प्रश्न नहीं मिलते हैं लेकिन एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है हम कहाँ हल कर चुके हैं। इतना आइडिया आपको लगाना है क्योंकि विविध प्रश्नावली में मिक्स प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले यही आपको पहचानना है। ये तो पहचान लिया कि प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 के रिलेटिव है प्रश्न। तो इसका हल देखो आप लोग, यहाँ पर हम प्रश्न 15 हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.3 में प्रतिचित्रण। जब हमने प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट करवाई
तो हमने यही बताया है आपको, कोई सा प्रश्न हल करो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिचित्रण f कामा जी, तो अलग अलग आपको लिखना है, f फलन के लिए लिखना है और g फलन के लिए लिखना है। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे प्रतिचित्रण को, तो आप लोग देख लीजिए, f फलन में जब लिखेंगे और g फलन में जब हम लिखेंगे ऐसे करके, अब आपको क्या करना है, जो फलन के मान दिए गए हैं प्रतिचित्रण के सामने ही लिखना है। आपको ये भी पता है कि ये प्रतिचित्रण फलन f में है, तो फलन f का मान इसके सामने ही लिखना है। जो प्रश्न में आपको दिया गया है f(x = x² - ax), तो यहाँ पे लिख लेना है f(x = x² - ax), ठीक है। और x जो इसमें है ये आपको दिख रहा है, वो x किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय A में। फिर आपको दूसरी प्रतिचित्रण देखना है g फलन में, तो g फलन में प्रतिचित्रण इसके सामने आपको g फलन का मान रखना है। तो देख लेते हैं कि फलन का जो मान दिया गया है प्रश्न में, चर x में है कि चर y में है। तो जो फलन f(x) हमने लिखा था, मीन्स फलन जब f का मान हमने लिखा तो आपको चर x में मिला था। अब फलन g का मान लिखेंगे, आपको देख लेना है चर x में है कि y में है, जिसमें हो उसमें आप लोग लिखो। तो यहाँ पर चर x में दिया गया है फलन g का मान, तो आपको यही लिख लेना है। फिर यहाँ पर भी बताया है कि x जो है किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय A में। हमने आपको दो रीजन बताए हैं, दो रीजन ये हैं, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं कि x की जो आंसर शीट आएगी वो A में बिलोंग करेगी। फिर हम दूसरे रीजन की बात करते हैं, इसका दो तरीके से यूज़ होता है। पहला तरीका हम आपको बता देते हैं कि x की जो आंसर शीट आती है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, A में, चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका कि x का मान हम समुच्चय A से लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो दो तरीके से इसका यूज होता है, आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमसे मांगा गया है या चेक करवाया है कि फलन f तथा g समान है। क्या का मतलब यही होता है, आपको चेक करना है कि f और g समान है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फलन f की आंसर शीट निकालना है, फिर उसके बाद फलन g का मीन्स फलन g की आंसर शीट निकालना है। जब दोनों की आंसर शीट निकल आएगी तब देखेंगे, अगर एक जैसी आंसर शीट आएगी तो क्या होंगे, आपस में ये बराबर होंगे। अगर एक जैसी आंसर शीट नहीं आएगी तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो कैसे आंसर शीट निकालोगे फलन f की, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको ये बताया गया है कि फलन f का यूज करना है, जो भी मान यहाँ पे दिया गया है चर में, तो जो यहाँ पर x आपको दिख रहा है किस में बिलोंग कर रहा है, A में, ठीक है। तो पहले तो आपको A और B समुच्चय लिख लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें अवयवों की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आंसर शीट हम निकालेंगे तो हर एक अवयव की ज़रूरत पड़ेगी। A समुच्चय में जितने अवयव हैं उन्हीं से आपको आंसर शीट निकालना है और दोनों फलन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है समुच्चय A कितना दिया गया है, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब आपको V समुच्चय यहाँ पे लिख लेना है, -4, -2, 0 और 2। तो इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि x जो है किस में बिलोंग कर रहा है, A में। तो x का मान हम समुच्चय A से लेंगे, चाहे यहाँ पर देख लो चाहे ऊपर देख लो, ठीक है। B की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको प्रश्न में दिया गया है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे प्रश्न में कुछ भी दे दे, उसका यूज़ तो होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन शर्त के हिसाब से यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर जो शर्त दी गई है समुच्चय A के लिए, तो समुच्चय B के लिए शर्त नहीं दी गई है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा लेकिन इसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। समुच्चय A का यूज़ करेंगे। अब आपको सबसे पहले
फलन एफ की आंसर शीट निकालना है। सबसे पहले किसकी आंसर शीट निकालना है? फलन एफ की आंसर शीट निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको x का मान यहाँ से लेना है। पहले लेना है -1, ठीक है, क्योंकि ये x जो है किस में बिलोंग कर रहा है? समुच्चय A में। तो x के मान हम समुच्चय A से लेंगे। 1/1 आपको लेना है और आंसर शीट निकालना है। जब आपने x का मान -1 लिया तो आपने यहाँ पे रखा। जहाँ जहाँ x है आपको दोनों साइड में रखना है। तो एक साइड आपने रख लिया, अब यहाँ पर भी रखेंगे -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस। अब हल करेंगे तो 2 मिलेगा, मीन्स 1 + 1 कितना मिलेगा? 2। अब आपको x का मान 0 लेना है। जब आपने x का मान 0 लिया तो फलन f की आंसर शीट निकालना है। देखो 0 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है आपको 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस का 0, हल करेंगे 0 मिलेगा। फिर आपको 1 ले लेना है x का मान। फलन f की आंसर शीट निकालो। यहाँ पर आपको 1 रखना है और इस तरफ भी रखना है। तो 1 का स्क्वायर -1, हल करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपको 2 ले लेना है x का मान। फलन की आंसर शीट निकालो। तो यह फलन की जब हम आंसर शीट निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है आपको कितना रखना है? 2 रखना है। 2 का स्क्वायर 4, और इसे तो हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब जब घटाएंगे 4 में से 2 गया तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो फलन f की आंसर शीट आपको युग्म में लिखना है। कैसे? देखो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला y = fx, ये पढ़ा, या आप चाहो तो fx = y कह सकते हो, एक ही बात है। ये फार्मूला कहाँ से बना? एक युग्म आपको पता है चर x और y में, तो इसी युग्म से ही आपने ये फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, तो इससे आपको क्या लिख देना है? युग्म लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, देख लो, f के जो पास में होता है उसे पहले लिखना है, मीन्स बोलेंगे भुज, और बराबर में जो दिया गया उसे क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। तो पहले भुज लिखा जाता है, फिर बाद में कोटि लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, भुज है -1 और कोटि कितनी है? 2, क्योंकि कोटि कैसे मिलती है? बराबर में मिलती है। इसे देखिए आप लोग, बराबर में कोटि, तो यहाँ पे बराबर के बाद में क्या है? 2 है, तो कोटि मिल जाएगी। फिर आपको दूसरी लाइन में देखना है, भुज 0 मिलेगा, कोटि कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। यहाँ से देखिए तीसरी लाइन में भुज मिलेगा 1 मिलेगा, कोटि मिलेगी 0। चौथी लाइन में देखिए भुज मिलेगा 2, कोटि मिलेगी 2, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे। फलन f का तो मान पता चल गया, अब फलन g का मान और निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे? जैसे आपने फलन f का मान निकाला, ऐसे ही आपको फलन g का मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर देखना है लास्ट में x जो है बिलोंग करेगा a में। हमने आपको बताया है 2 तरीके से इसे हम यूज करते हैं। x की जो आंसर शीट है वो किस में बिलोंग करेगी? a में करेगी। फिर दूसरा तरीका इसका हम बता देते हैं कि x का मान हम a से लेंगे। तो a से लेंगे, a समुच्चय आपको दिख रहा है। हमने बताया था b का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बता दिया गया है जो x चर है किस में बिलोंग कर रहा है? a में। तो आपको x का मान समुच्चय a से लेना है। पहले लेना है -1, ठीक है। तो आपको -1 आपने ले लिया। अब फलन g का मान दिया गया है, जहाँ जहाँ x है आपको -1 यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रखो -1। जहाँ जहाँ x है तो यहाँ पर x है -1 रखेंगे, ठीक है। -1/2 ऐसे रहेगा और -1 ऐसे रहेगा। इसे हल करेंगे, कितना मिलेगा? 2। मोड के अंदर हल करो, 2 एकम 2, ठीक है। और जब हम 1 जोड़ देंगे -3/2 मिलेगा, -1। हल करेंगे तो आपको पता है मोड हमेशा प्लस का मान देता है, तो माइनस है तो आपको प्लस ही देगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना मिलेगा? 3 में से 1 जाएगा, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? अब 0 ले लेना है x का मान। जब हमने 0 ले लिया x का मान, अब आपको फलन g में रखना है। फलन g की आंसर शीट निकालेंगे।
तो आप लोगों को दिख रहा है जहाँ पे x है, एक जगह x है वहीं पे रखना है, बाकी सेम टू सेम। तो हल करेंगे इसे, तो मोड में कितना मिलेगा -1/2, फिर -1, और हल करेंगे। मोड हमेशा क्या देता है, प्लस का मान देता है, तो -1/2 क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा मोड से बाहर। अब आपको 2 से 2 कैंसिल करना है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। फिर आपको x का मान 1 लेना है, एक एक करके आपको लेना है। अब आपको यहाँ पे रखना है, केवल एक जगह x है और आपको 1 रख देना है, और अदर जो भी है वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको हल करना है, 1/2 मिलेगा, क्योंकि एक में से आधा जाएगा, आधा ही मिलेगा। फिर -1 और हल करेंगे। मोड हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान, तो यहाँ पे धनात्मक है तो सेम टू सेम मोड हटा देना है, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 0, एक में से एक गया 0। फिर आपको लास्ट अवयव कितना है, 2 है, तो आपको 2 ले लेना है, और एक जगह x है वहीं पर आपको रख देना है 2, -1, ठीक है। हल करेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 मिलेगा, -1। अब आपको पता है 3/2 को जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो 3/2 ही मिलेगा, ठीक है। कैंसिल हो गया। अब 3 में से जब 1 जाएगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपको पहली लाइन से पहला युग मिलेगा, दूसरी लाइन से दूसरा युग मिलेगा, तीसरी लाइन से तीसरा युग मिलेगा, चौथी लाइन से चौथा युग मिलेगा। अब आपको ये आंसर शीट जो अलग अलग है मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। जी बराबर, जैसे आपने ये आंसर शीट लिखी वैसे ही आपको लिखना है। आपको भुज मिलेगा जी के पास, और बराबर में क्या मिले, कोटि, तो -1,2 एक युग्म लिख देना है। फिर आपको दूसरी लाइन से भुज मिलेगा 0, कोटि मिलेगी 0 बराबर में। तीसरी लाइन से भुज मिलेगा 1, कोटि मिलेगी 0। चौथी लाइन से भुज मिलेगा 2, कोटि मिलेगी 2। इसे समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अब आंसर शीट देखो, -1,2, ठीक है, इसमें भी है। दूसरा युग्म देखो 0,0, इसमें भी 0,0। तीसरा युग्म देखो 1,0, यहाँ पर भी तीसरा युग्म सेम टू सेम, 2,2 यहाँ पर भी। तो आपने क्या देखा कि F और G की आंसर शीट क्या है, समान है, एक जैसी है, तो क्या होंगे जे आपस में बराबर हो जाएंगे, समान। तो कैसे लिखना है, समीकरण 1 व 2 से हम आपको बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और आपको एक लाइन लिखना है समीकरण 1 व 2 से, तो हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको समीकरण 1 व 2 से लिखने के बाद आपस में इन्हें क्या कर देना है, बराबर ही कर देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से F और G आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो F बराबर G। तो ये 15 प्रश्न पूरा हल हो गया, ठीक है। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर आप लोग 16वां प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, यदि a बराबर 1, 2, 3, तो एक समुच्चय दिया गया a जिसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। आगे लिखा है हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अवयव लिखा है। जैसे संबंध में कामा लगा लगा के लिखते हैं साड़ी विधि से, तो अवयव ही पढ़ते हैं। जैसे आप लोग युग्म भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है जो स्वातुल तथा सम्मित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। तो ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प में आपको दिख रहा होगा कि हमें संबंध बताए हैं। ए विकल्प में बताया एक ऐसा संबंध होगा जिसमें 2 युग्म होंगे और जो स्वातुल तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। बी विकल्प में बताया 2 ऐसे संबंध हैं जिसमें 2 युग्म हैं जो स्वातुल और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। सी विकल्प में ये बताया 3 ऐसे संबंध हैं जिनमें 2 युग्म हैं और जो स्वातुल और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। डी विकल्प में बताए 4 ऐसे संबंध हैं जिनमें 2 युग्म हैं और जो स्वातुल और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे,
आपसे यही पूछेंगे इस प्रकार का प्रश्न जो है आपने किस प्रश्नावली में हल किया था। हम आपको बता देते हैं प्रश्नावली 1.1 में, क्योंकि यहाँ पर स्वातुल, सम्मित और संक्रामक दिख रहा है आपको, तो प्रश्नावली 1.1 में आपने बहुत सारे प्रश्न हल किए थे जिसमें स्वातुल, सम्मित और संक्रामक लिखा हुआ था। तो हमने यही आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है आपको। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, समुच्चय और संबंध। तो यहाँ पर आपको समुच्चय दिया गया और संबंध आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। समुच्चय दिया है, सबसे पहले आपको समुच्चय ही लिखना है। तो इसका हल आप लोग देखिए, नंबर डाल देते हैं 16वां प्रश्न। सबसे पहले आपको समुच्चय लिखना है, a बराबर 1, 2, 3, ठीक है, 3 अवयव हैं। अब आपको संबंध ज्ञात करना है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते, 3 हो सकते कि 4 हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सार्वत्रिक संबंध ज्ञात करना है, सबसे बड़ा संबंध ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा से। ये आपको परिभाषा मिल जाएगी प्रश्नावली 1.1 में। तो R बराबर A क्रॉस A होता है, ठीक है। A क्रॉस A का मतलब यही है कार्तीय गुणन, ठीक है। कार्तीय गुणनफल बोलेंगे तो A का मान रखेंगे और फिर A का मान रखेंगे, 2 बार आपको A का मान रखना है। अब कार्तीय गुणनफल में आपको पता है युग्म हमें मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पर देखना है। देखो जब 1 का हम इसके साथ कार्तीय गुणनफल करेंगे 3 अवयव के साथ, तो आपको 3 युग्म मिलेंगे। तो हम आपको बता देते हैं 1, 1 मिलेगा, ठीक है, फिर 1, 2 मिलेगा, फिर आपको 1, 3 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 अवयव का कार्तीय गुणनफल करना है इन 3 अवयव के साथ, तो आपको फिर 3 युग्म मिलेंगे। कैसे, 2, 1, ठीक है, फिर आपको मिलेगा 2, 2, फिर आपको मिलेगा 2, 3, ठीक है। अब आपको 3 अवयव दिख रहा है पहले वाले समुच्चय में, फिर आपको कार्तीय गुणन करना है, आपको 3 युग्म मिल जाएंगे। 3 के साथ 1 मिलेगा तो 3, 1, फिर 3 के साथ 2 मिलेगा, दूसरा युग्म, फिर 3 के साथ 3, तीसरा युग्म मिल जाएगा। एक अवयव ने 3 युग्म बनाए हैं, दूसरे अवयव ने भी 3 युग्म बनाए हैं और तीसरे अवयव ने भी 3 युग्म बनाए। टोटल कितने युग्म हैं इसमें, 9। तो यहाँ पर हमने इसीलिए बताया है अवयव भी इसको पढ़ सकते हैं, कामा लगा लगा के लिखा है तो अवयव भी बोलेंगे। जैसे 1, 1 ये अवयव है, 1, 2 ये भी अवयव है। युग्म पढ़ो चाहे अवयव पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो R जो हमने ज्ञात किया है ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। अब आपको इसी संबंध से ऐसे कितने संबंध ज्ञात कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, वो हम आपको बताते हैं कैसे ज्ञात करोगे। पहले तो आपको सीखना है ये जो R है ना बड़ा संबंध, तो ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में आपको पता है तीनों परिभाषाएं क्या होती हैं, सत्य होती हैं, स्वातुल, सम्मित और संक्रामक। अगर तीनों परिभाषाएं सत्य हैं तभी आप कह सकते हो ये क्या है, तुल्यता संबंध है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 युग्म हो और संबंध में 2 युग्म हो और स्वातुल हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, ऐसे आपको संबंध लिखना है। लेकिन जो 9 युग्म आपको दिख रहे हैं इसमें, इन्हीं का यूज करना है। तो कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। संबंधों की संख्या, तो यहाँ पर तो बताइए A, B, C, D में, A में बताइए एक ऐसा संबंध होगा, फिर आगे B में 2, C में 3, D में 4, तो हम चारों लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कितने ऐसे संबंध निकलेंगे। R1, ठीक है, इसकी आंसर शीट
हम लिखेंगे, ठीक है। फिर R2 की भी लिखेंगे, फिर R3 की भी लिखेंगे, फिर R4 की भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको R1 की आंसर शीट लिखना है, और जैसे हम बताते हैं वैसे ही आप लोग लिखना है। पहले R1 की, क्योंकि R1 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर R1 की आंसर शीट आपने सीख ली कैसे लिखी जाएगी, फिर आपको R2, R3, R4 समझ में आएगा। ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर 4 संबंध होंगे कि 3 संबंध होंगे कि 1 संबंध ऐसा होगा। तो हमने लिख लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने संबंध ऐसे ज्ञात होंगे जिनमें 2 युग्म हो और जो स्वातुल और सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो क्रम बाय क्रम लिखेंगे, जितने लिख पाएंगे उसी में टिक लगा देंगे। अगर 2 लिख पाए तो बी में टिक लगा देंगे, अगर 1 लिख पाया तो ए पे टिक लगा देंगे, अगर 3 लिख पाए तो 3 पे टिक लगा देंगे सी में, अगर चारों लिख गए तो हम डी पे टिक लगा लेंगे। लेकिन लिखना आपको कैसे है, पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न में युग्म होते हैं सबसे पहले उसको लिखना है। R1 में देखो यहाँ पे क्या है, 1,2, 1,3, सबसे पहले यही आपको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसने यही बताया है। आप ऐसे संबंध ज्ञात करो जो 2 युग्म हो और स्वातुल और सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो 2 युग्म हमने लिख दिए R1 में। अब आपको देखना है यहाँ पर स्वातुल अगर R1 होगा, स्वातुल अगर R1 संबंध होगा तो आपको पता है पेन कहाँ से चलाते हैं, कहाँ से युग्म लिखोगे, पहले तो इधर उधर से लिखेंगे, फिर आपको यहाँ से लिखना है और लिखना यही युग्म है। लेकिन जैसे हम बता रहे वैसे ही आपको समझना है। पहले हम क्या करेंगे, इधर उधर से लिखेंगे युग्म। तो पहले हमने प्रश्न के 2 लिख लिए, अब आपको स्वातुल देखना है। स्वातुल में पेन कहाँ से चलाया जाता है, समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उतने आपको युग्म लिखना है। इट सेल्फ यहाँ पर बता देते हैं, इट सेल्फ जानते हो स्वातुल में A, A, ठीक है, V, V, भुज और कोटि एक जैसे। अगर R1 संबंध स्वातुल होगा तो जितने अवयव हैं उतने आपको युग्म इसमें लिखना है। इट सेल्फ, भुज और कोटि एक जैसे। तो यहाँ पर हमने 1 उठा लिया, पेन आपको यहीं से चलाना है, 1 उठा लिया तो भुज पता चल गया, भुज से ही आपको कोटि पता चलेगी, ठीक है। तो 1 अवयव उठाया तो 1 युग्म लिख दिया। अब आपने दूसरा अवयव उठाया, आपने दूसरा युग्म लिख दिया, तीसरा अवयव उठाया आपने तीसरा युग्म लिख दिया, ठीक है। तो ये जो R1 है स्वातुल संबंध है। अब आपको टिक लगा देना है R1 में, यहाँ पर जो युग्म लिखे हैं टिक जरूर लगा देना है, क्योंकि हमें बड़ा संबंध जो है उसी के युग्म लिखना है। तो टिक लगाना है। 1,2 हो गया, यहाँ पे देखो 1,3 हो गया, 1,3 देखो कहाँ पे है, ये है, ठीक है। 1,1 देखो ये है, 2,2 देखो ये है, 3,3 ये है। टिक इसलिए लगा देते हैं, अब इनको बार बार थोड़ी लिखेंगे। हमने क्या बताया, सबसे पहले इधर उधर से लिखेंगे फिर टिक लगा देंगे इसमें। अब आपको R से ही लिखना है, और आपको पता है संक्रामक नहीं है, सम्मित है। तो पहले हम क्या करेंगे, सम्मित है, R1 क्या करेंगे, सम्मित है। तो युग्म आपको पता है, अगर इन पे हम देखेंगे इट सेल्फ, जो भी युग्म है इट सेल्फ, अगर इन पे देखेंगे तो सम्मित और संक्रामक संबंध सत्य होते हैं। तो इसीलिए इट सेल्फ जो युग्म देख रहे हैं इन पे काम नहीं करेंगे सम्मित और संक्रामक के लिए, क्योंकि अगर हम इस पे काम करेंगे सम्मित और संक्रामक के लिए तो ये हमेशा सत्य ही बताते हैं परिभाषा दोनों। तो अदर युग्म पर हम चेक करेंगे, सम्मित चेक करेंगे। तो अगर 1,2 युग्म दिख रहा है, सम्मित संबंध का आप लोग फार्मूला जानते हो, देखो A, B आपको R से लेके चलना है और फिर V, A इसका अपोजिट R में होना चाहिए। तो अगर A, B यहाँ पे दिख रहा है तो 1,2 हम R1 में लेके चलेंगे, इसका अपोजिट होना चाहिए इसमें, अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सम्मित बताना है तो इसका अपोजिट आपको लिख लेना है।
और इतना याद रखना कि 1,2 और 1,3 यहाँ पर प्रश्न में है और इसके रिलेटिव ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से देख के उतार लें जो बचे हैं, ऐसा नहीं है। आपको फिर रिपीट करके बता देते हैं, जो प्रश्न में युग्म दिए हैं इनके ही रिलेटिव आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर अभी हमने एंड नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है ना कि हमें सम्मित बताना है R1 संबंध, तो इसका अपोजिट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट देख लो 2,1, फिर इसका अपोजिट लिखो 3,1। अपोजिट लिखा, हमने बताया है इसी के रिलेटिव आपको लिखना है जो प्रश्न में युग्म दिए होते हैं। फिर आपको टिक लगा देना है यहाँ पे, 2,1 लिख लिया, 3,1 लिख लिया, ऐसे करके लिखना है। ये नहीं कि आर आपने देखा सार्वत्रिक संबंध में जितने युग्म हैं सारे के सारे लिख लो, सारे लिख लोगे तो ये क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, तीनों परिभाषाएं सत्य होंगी, तो इसलिए सारे नहीं लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको समझना है। तो टिक इसलिए लगा दिया है क्योंकि अब जो बचे हैं वो भी आपको लिखना है, लेकिन R1 पहले संबंध में आपको जो बचे हुए हैं वो नहीं लिखना पहले संबंध में, बाद वाले संबंध में लिखना जो बचे हैं। इतना याद रखना, पहले संबंध में आपको 1,2 और 1,3 के रिलेटिव ही लिखना है। जैसे 1,2 का हमने दूसरा युग्म लिखा, 2,1 रिलेटिव लिखा, 1,3 का रिलेटिव 3,1, इसी के रिलेटिव लिखना है पहले R1 में। अब जो बचे हैं वो हम R2 में लिख सकते हैं, लेकिन R1 में नहीं लिख सकते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर कितने युग्म लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये R1 क्या है, सम्मित संबंध है। अब संक्रामक नहीं है, चेक करो संक्रामक संबंध में क्या होता है, दो युग्म लेके चलना पड़ते हैं, A, B बिलोंग्स टू R, फिर और। अब इसे रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो सम्मित के लिए फार्मूला था। ठीक है, याद रखना। अब आपको ये R1 चेक करना है, संक्रामक नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है। तो फार्मूला पहले समझ लो आप लोग, दो युग्म आपको लेके चलना है, और लेकिन इतना याद रखना आप लोग कि दूसरा जो युग्म है पहले युग्म पर डिपेंड रहता है। अब आपको पता है कैसे डिपेंड रहता है, यहाँ पे B है तो यहाँ पर B ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो दूसरे युग्म में बाद में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर B है, दूसरा युग्म B से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो हम बंद कर लेते हैं, लास्ट आंसर शीट देखते हैं कितनी आएगी। B से B हटा देते हैं, शुरू और लास्ट वाला लिखते हैं, तो A, 1 बिलोंग्स टू R। ये आंसर शीट अगर R में है तो संक्रामक संबंध होगा, अगर ये आंसर शीट R में नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा, तो नहीं बताना है। तो अभी हम एंड नहीं करेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि ऐसे युग्म है इसमें जो R1 में ना हो। तो अगर बात करते हैं इन पे तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन पे चेक किया तो संक्रामक संबंध होगा। हमने बताया था जो इटसेल्फ युग्म होते हैं वो स्वातुल्य के लिए छोड़ देते हैं, सम्मित और संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, अदर युग्म चेक करते हैं। जैसे अगर ये चेक करें 1, 2, अब दूसरा युग्म 2 से स्टार्ट हो, ये है क्योंकि आपको पता है B से ही स्टार्ट होना चाहिए दूसरा युग्म। अगर आपने 1, 2 ले लिया तो 2 से स्टार्ट है, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि आपको पता सत्य ही बताएगा, ये है 2 से स्टार्ट। तो अगर इसकी और इसकी बात करें, दो युग्म मिल गए, लास्ट आंसर शीट कितनी आएगी, शुरू वाला और लास्ट वाला आएगा 1, 1। तो 1, 1 R1 में है, देखो कहीं है। ठीक है, अब देखो 2 से कोई स्टार्ट है, नहीं है, अब इसे छोड़ो इसे पकड़ो, हम संक्रामक संबंध नहीं सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जो दो युग्म हैं ये संक्रामक संबंध बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई युग्म मिलेगा जो संक्रामक संबंध नहीं होगा। जैसे बात करते हैं 1, 3 की, तो एक युग्म और देखना है 3 से स्टार्ट, एक ये है। अगर इन दोनों की बात करें तो लास्ट आंसर शीट कितनी आएगी, शुरू वाला और लास्ट वाला आएगा, तो ये भी क्या बता देगा, संक्रामक संबंध। फिर और चेक करेंगे, देखो अगर हम इस पे चेक करें, लास्ट में क्या है 1 है ना, तो 1 से कोई स्टार्ट है, एक ये है और एक ये है, एक ये 3 है 1 से स्टार्ट, तो ये तो लेंगे नहीं, ये तो सत्य ही बताता है, ये ले लो। तो अगर इसकी बात करें तो लास्ट आंसर शीट कितनी आएगी, 2, 2 आएगी, तो 2, 2 इसमें मिला है, संक्रामक संबंध है, अभी तो है। अब इस पे चेक करो, क्योंकि दो युग्म आपको लेके चलना है, तो आपको पता है ये 2 है ना,
शुरू वाला और लास्ट वाला लिखा जाता है 2,3। इसमें कहीं 2,3 है बताइए? 2,3 नहीं है। तो अगर देखा जाए इस पे देखो, अगर हम इसे लेके चलेंगे और इसे लेके चलेंगे तो लास्ट आंसर शीट कितनी आएगी? ये तो 1 है ना लास्ट वाला, और शुरू वाला हटा देते हैं। देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 2,1 आर में है, ठीक है, 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो फार्मूला, तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट है, ठीक है, बाद में कुछ भी हो, यहाँ पे 3 हो, कुछ भी हो। अब लास्ट आंसर शीट कितनी आएगी? 2,3। इसमें 2,3 है? नहीं है, तो संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अगर चाहो और भी चेक कर सकते हो, 3,1 अगर हम चेक करेंगे 3,1 पे, लेकिन पता तो चली गया है संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इतना ही रखो, अब चेक नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है। हर एक युग्म पर अगर चेक करोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए अब नहीं चेक करेंगे। जैसे इस पे चेक हो गया ना, संक्रामक संबंध नहीं है, 3,1 पे चेक क्या करो, अगर चाहो तो यहाँ से चेक करो, 3,2 मिलेगा, 3,2 है ही नहीं। तो ये एक संबंध आपने लिख लिया। अब बात आती है R2 की। R2 कैसे लिखोगे? ऐसे कितने लिख सकते हो? एक तो लिख गए, आप देखो R2 लिखेंगे, R2 जैसा बता रहे वैसा ही आप लोग लिखना है। कैसे? R1 की आंसर शीट पूरी आप लिख लो, ठीक है, पूरी। फिर जो छूटे हैं वो एक एक करके बढ़ाएंगे। पहले तो यही छापेंगे R1 की आंसर शीट R2 में, तो 1,2, 1,3, 1,1, 2,2, 3,3, 2,1, 3,1, ठीक है। अब इन पे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि R1 में हमने चेक कर लिया है। 2 युग्म हैं, स्वातुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक नहीं करेंगे। अब इसमें बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाओगे? यहाँ पे देखो, अगर हम 2,3 यहाँ पे बढ़ा लें, ठीक है, अगर आपको सम्मित संबंध सत्य बताना है तो इसका अपोजिट और बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला अपोजिट, ठीक है। अब देखो इसमें कितने युग्म लिख गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 इसमें है, 9 इसमें है, पूरा आपने लिख लिया। तो पूरा लिख लिया तो क्या होगा? ये R2 तुल्यता संबंध होगा, मीन्स तीनों परिभाषा सत्य हो जाएंगी। तो तीनों परिभाषा सत्य हो जाएंगी। आपको एक बताना है संक्रामक संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? गलत है, R2 हो ही नहीं सकता। जब R2 नहीं हो सकता है और R2 में सारे युग्म हो गए तो R3 भी नहीं होगा और R4 भी संबंध नहीं होगा। केवल और केवल एक संबंध ऐसा होगा जो 2 युग्म होंगे उसमें स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक नहीं होगा। तो एक आपको दिख रहा है संबंध, ठीक है। बाकी जो R2, R3 और R4 नहीं होंगे, तो इन्हें हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब टिक लगा लेना है। देखो विकल्प में एक संबंध जिसमें उसी में टिक लगा देना है, तो ए इसमें करेक्ट है। तो कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं, विकल्प ए करेक्ट है। अब 17 प्रश्न देखिए, 17 प्रश्न में क्या है? ए बराबर 1,2,3 सेम टू सेम समुच्चय दिया गया है, ठीक है। अभी रफ नहीं करेंगे क्योंकि सेम टू सेम है। इसमें बोला है तो अवयव 1,2, तो इसको अवयव भी बोलेंगे और युग्म भी बोलेंगे, क्योंकि कामा लगा के आपको दिख रहा है, तो अवयव भी बोलेंगे और युग्म भी बोलेंगे। तो युग्म बोलो चाहे अवयव बोलो। आगे लिखा वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, तो तुल्यता संबंधों की संख्या मीन्स तीनों परिभाषाएं आपको सत्य ही बताना है। इसमें भी बताया है कि ए विकल्प ऐसा है जिसमें एक संबंध होगा, बी विकल्प ऐसा है जिसमें 2 संबंध ऐसे होंगे जो तुल्यता संबंध होंगे, सी में बताया 3 ऐसे संबंध होंगे जिनमें क्या होगा? 3 ऐसे संबंध होंगे जो तुल्यता संबंध होगा, डी में बोला है 4 ऐसे संबंध हैं जो तुल्यता संबंध है। अब आपको हम बता रहे हैं कि कितने ऐसे संबंध ज्ञात हो पाएंगे। तो इसे हम, ये अंडरलाइन जो हमने की है ना, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको नंबर चेंज कर लेना है। प्रश्न नंबर 17, संबंधों की संख्या देखो कितनी निकलेगी, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। दोबारा अब R1 निकालना है आपको। हम लिख देते हैं 4 संबंध लिख देते हैं, कितने ज्ञात होंगे बाद में पता चलेगा, ठीक है। R3 और R4
चारों संबंध आपको देख लेना है और बाद में पता चलेगा कितने ऐसे संबंध आप निकाल सकते हो। तो देखो बात आती है एक जे सार्वत्रिक जो संबंध है वो तो आपको दिख रहा है, तुल्यता संबंध है, तो एक तो यही हो गया, ठीक है। अब और देखो कितने निकलेंगे। तो R1 में आपको पता है सबसे पहले आपको R1 ही सीखना है। अगर R1 आपने सीख लिया तो R2 R3 R4 अपने आप ऑटोमेटिक अगर होंगे तो ज्ञात होंगे, नहीं होंगे तो केवल और केवल R1 ही ज्ञात हो पाएगा। तो R1 में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो प्रश्न में जो युग्म होते हैं सबसे पहले वही लिखना है। हमने क्या बताया था अभी 16वें प्रश्न में, हमने यही बताया था पहले इधर उधर के हम युग्म लिखेंगे, लेकिन 9 युग्म आपको दिख रहे हैं R में, इन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न का युग्म लिख लेना है, क्या है 1,2 है तो 1,2 लिख लिया। अब बात आती है स्वातुल संबंध, क्योंकि तुल्यता संबंध में क्या होता है तीनों परिभाषाएं सत्य होती हैं, तो स्वातुल, ठीक है। दूसरी है सम्मित और तीसरी क्या है संक्रामक। तो अगर स्वातुल्य संबंध परिभाषा आपको सत्य बतानी है, मीन्स R1 अगर स्वातुल्य है तो जितने यहाँ पर आपको अवयव दिख रहे हैं इतने युग्म होना चाहिए इसमें, तो पेन आपको यहीं से चलाना है। तो 3 अवयव हैं तो 3 युग्म आपको इट सेल्फ वाले लिख लेना है। जैसे आपने 1 अवयव उठा लिया तो 1 से क्या पता चल गया भुज, तो कोटि आपको भुज से ही पता चलेगी, ऐसे आपको लिखना है। पेन यहीं से चलाना है, समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उतने आपको युग्म लिखना है इसमें, तभी R1 क्या होगा स्वातुल संबंध होगा। जब 2 अवयव आपने उठा लिया तो 2,2 आपको युग्म मिलेगा। अब आपको तीसरा अवयव उठा लेना है 3,3 युग्म मिल गया। तो अगर देखा जाए यहाँ पर 3 युग्म लिख गए इट सेल्फ वाले, तो ये बताते हैं स्वातुल संबंध है, टिक लगा देना है, क्योंकि तुल्यता संबंध में तीनों परिभाषाएं आपको सत्य ही बताना है। अब सम्मित की बात करें, अगर इन पे चेक करेंगे तो ये सम्मित संबंध ही बताएगा, सत्य बताएगा। सम्मित और संक्रामक दोनों परिभाषाएं सत्य ही बताएंगे ये इट सेल्फ, इसीलिए हम जो एक जैसे युग्म होते हैं इन पे काम नहीं करेंगे, अदर युग्म पर चेक करेंगे। अदर युग्म पर जैसे आपने देखा 1,2 है तो अगर सम्मित होगा तो इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। आपको फार्मूला नहीं याद है, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, A, B बिलोंग्स टू R। एक युग्म आपको R से लेना है और इसका अपोजिट जो है V, A R में मिलना चाहिए। तो अगर हम 1,2 ले लें R1 में तो इसका अपोजिट आपको दिखना चाहिए, इसमें है R1 में नहीं है तो लिख देना है 2,1। और हमने क्या बताया है कि R1 में क्या होता है कि हम प्रश्न में जो युग्म होता है या अवयव होता है तो उसके रिलेटिव ही यहाँ पे लिखेंगे। ये नहीं है कि यहाँ से देख के सारे उतार लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको 2,1 लिख देना है, लिख लिया तो ये क्या हो गया सम्मित संबंध हो गया। अब संक्रामक चेक करो, तो इन पे तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये सत्य ही बताते हैं, तो अदर युग्म पर चेक करो संक्रामक। अगर 1,2 हम लेके चलेंगे, जैसे संक्रामक संबंध में 2 युग्म आपको लेके चलना है। 2 युग्म कैसे लेके चलना है आपको पता है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, चलो x ले लो इस बार, इम्प्लाई दैट आंसर शीट क्या आएगी A, x, क्योंकि आपको पता है ये B से B हटा देते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला लिखते हैं। ये आंसर शीट अगर R में है तो संक्रामक संबंध होगा, अगर आंसर शीट R में नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ये तो फार्मूला है, आपको R1 चेक करना है। जैसे अगर हम ये युग्म लेके चले तो दूसरा युग्म क्या होता है B से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे बाद में क्या 2 है तो 2 से स्टार्ट कौन सा एक ये लेंगे नहीं क्योंकि ये सत्य ही बताता है, तो ये ले लो 2,1। तो अगर हम इन 2 युग्म को लेके चलें लास्ट आंसर शीट क्या आएगी 1,1 आएगी, तो 1,1 R1 में है तो संक्रामक संबंध होगा।
तो यहाँ पर एंड कर देंगे, क्योंकि ये स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि R1 में क्या होता है, युग्म इधर उधर से लिखे जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो प्रश्न में युग्म होता है उसके रिलेटिव ही आपको लिखना है। इतना लिख लिया, अब आपको टिक लगा देना है। R में टिक लगाना है, कितने युग्म आपने लिखे हैं R से, लेकिन R में हमने देखे नहीं है, तो ऐसे आपको R1 में लिखना है, लेकिन R से देखना नहीं है। लेकिन मैच हो जाएंगे कैसे, 1,2 लिख लिया, 1,1 हो गया, 2,2 हो गया और 3,3 हो गया और 2,1 हो गया। कितने यहाँ पे बचे हैं, 1 2 3 4 बचे हैं। तो अब आपको R2 लिखना है। अब आपको पता है R2 कैसे लिखा जाता है, R1 की आंसर शीट पूरी आपको लिख देना है। ठीक है, फिर जो इसमें बचे हैं फिर हम एक एक करके बढ़ाएंगे। देखो कैसे, पहले आपको ये 1,2 लिख लेना है, 1,1 लिख लेना है, 2,2 लिख लेना है, 3,3 लिख लेना है, 2,1 लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको पता है कि ये युग्म क्या बता रहे हैं, क्योंकि R1 से लिखे हैं, ये युग्म बता रहे हैं, तीनों परिभाषाएं क्या सत्य हैं। अब आपको बढ़ा लेना है, जैसे आपने, अब आपको R से देखना है। अब आपको कहाँ से युग्म लेना है, R से लेना है। और पहले हमने क्या किया था, R1 में जब युग्म लिखे थे कहाँ से लिखे थे, इधर उधर से लिखे थे या नहीं, फिर आपको टिक लगवाए थे हमने। तो लेकिन R2 में अब आपको देख कर ही लिखना है। जैसे यहाँ पे 2,3 बचा था तो यहाँ पे लिख दिया 2,3, तो 2,3 लिख दिया। तो आपको पता है ये स्वातुल्य तो है R2, क्योंकि स्वातुल्य के लिए ये आपको दिख रहा होगा स्वातुल्य, ये वाले देखो इटसेल्फ वाले जे। सम्मित और संक्रामक चेक करना है, अदर युग्म पर चेक करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। इसका अपोजिट लिखा है, क्योंकि हमने बताया था ये जो कितने युग्म हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 जो इसमें लिखे हैं, इन पे दोबारा चेक नहीं करेंगे परिभाषाएं। अदर युग्म जो आपने बढ़ाया है उस पे ही चेक करना है। 2,3 का अपोजिट आपको लिखना पड़ेगा, तभी सम्मित होगा। ठीक है, अगर इन दो युग्म की बात करें संक्रामक होगा तो 3 से 3 चला जाएगा, 2,2 आंसर शीट आएगी, 2,2 ये आपको दिख रही है संक्रामक है। ठीक है, अब आपको टिक लगा देना है, 2,3 हो गया, 3,2 हो गया। अब क्या इसमें बचा है, 1,3 बचा और 3,1 बचा है। आगे और बढ़ा लेना है, 1,3 और 3,1। ठीक है, अब ये सारे के सारे लिख लिए हैं। अब इस पे चेक करो, क्योंकि इस पे चेक हो गया। तो अगर सम्मित होगा तो अगर ये लेके चलेंगे इसका अपोजिट है, अगर ये लेके चलेंगे इसका भी अपोजिट है। ठीक है, अगर संक्रामक की बात करेंगे तो 2 युग्म आपको लेके चलना पड़ेंगे। तो 2 युग्म आपको दिख रहे हैं, लास्ट आंसर शीट क्या आएगी, 1,1। तो 1,1 आपको दिख रही है। तो यहाँ पर कितने युग्म लिख लिए आपने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो R में युग्म आपको दिख रहे हैं 9, तो आपने पूरे लिख लिए। तो ऐसा नहीं है कि R में जितने युग्म हैं उतने ना लिखो, पूरे लिख सकते हो। मेन से ये आपको जो कंडीशन दिख रही है ये फॉलो करना चाहिए, तुल्यता संबंधी होना चाहिए, चाहे पूरी आंसर शीट लिख लो। तो जब आपने R2 में पूरे 9 युग्म लिख दिए और ये क्या तुल्यता संबंध है, तो ये भी तुल्यता संबंध होगा। अब बताइए 9 युग्म यूज हो गए हैं, अब कोई इसमें युग्म बचा नहीं बचा, तो अब आपको R3 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें युग्म बचते तब आपको R3 लिखना होता है। तो इसीलिए जब R3 नहीं लिखा तो इसीलिए R4 भी नहीं लिखना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं, R1 और R2 दो ऐसे संबंध हैं जो तुल्यता संबंध है, तो B पे ही टिक लगा देना है। ठीक है, अब इसको रफ करके आपको क्या करना है, विकल्प लिख देना है। विकल्प कौन सा ठीक है, B ठीक है। विकल्प यहाँ पर B ठीक है। और 16वां जो प्रश्न था उसमें विकल्प A ठीक था। तो ये 2 प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन 2 उदाहरण और इसी तरह हैं। 2 उदाहरण हम आपको बता देते हैं, एक है 47, एक है 48। ये 2 उदाहरण और आपको सीखना है। हम आपको
47, 48 दोनों ही उदाहरण हल करके आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न हल हो गए हैं, अब आपको नोट कर लेना है। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप लोग 18 प्रश्न देखिए। तो 18 प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या हमसे मांगा गया है और क्या दिया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है। मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, पहली प्रतिचित्रण है फलन एफ में। फिर आगे लिखा तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है। तो यहाँ पर एफ एक्स के कितने मान दिख रहे हैं आपको, 3, जो एरो करके हमने पहले ही रखे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर बताया है कि एफ एक्स का मान अगर आप 1 लेना है, जैसे हम जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझना है कि एफ एक्स के मान आपको कैसे कैसे लेना है। 3 मान है, अलग अलग शर्तें दी गई हैं। कहता है जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो एफ एक्स का मान 1 ले सकते हो। फिर यहाँ पर बोला है जब एक्स का मान 0 है तो एफ एक्स का मान आप 0 ले सकते हो। यहाँ पर बोला है कि एक्स का मान अगर आपके पास 0 से छोटा है तो एफ एक्स का मान -1 ले सकते हो। ठीक है, तो 3 मान यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग शर्त पर आपको यूज करना है। आगे लिखा है तथा जी सच दैट आर टेंड्स टू आर, जी एक्स इक्वल, ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में एक्स, इसको पढ़ते हैं महत्तम पूर्णांक एक्स। ठीक है, आगे लिखा है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। फिर आगे लिखा है जहां महत्तम पूर्णांक एक्स से कम या एक्स के बराबर पूर्णांक है। तो बात आती है महत्तम पूर्णांक की। प्रश्न तो बाद में हल होगा, पहले आप लोग क्या करो, महत्तम पूर्णांक की परिभाषा आपको सबसे पहले सीखना है। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 देख लेना आप लोग। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 देख लेना है, जहाँ पर हमने महत्तम पूर्णांक की परिभाषा बता दी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लेना प्रश्न 3, तो यहाँ पर आपको महत्तम पूर्णांक की परिभाषा समझ में आ जाएगी। आगे लिखा है तो क्या एफ संयोजन जी तथा जी संयोजन एफ अंतराल 0,1, ये अंतराल आपको दिख रहा है, 0 के पास में खुला अंतराल है और 1 के पास में क्या है, बंद अंतराल है। आगे लिखा है में संपाती हैं। अब बताया गया है आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, क्या का यही मतलब होता है, आपको ये चेक करना है कि एफ संयोजन जी और जी संयोजन एफ इस अंतराल में संपाती हैं। संपाती का मतलब ये होता है मेल खाना चाहिए। मेल आपस में तभी खाएंगे जब आंतरसीट क्या है, बराबर आए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, प्रतिचित्रण, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है आपने कहाँ हल किए थे, आपको पता है, यहाँ पर प्रतिचित्रण है और यहाँ पर भी प्रतिचित्रण है। तो प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की प्रतिचित्रण प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न मिले थे। तो आपको इतना सबसे पहले जानना है कि विविध प्रश्नावली में क्या होते हैं, मिक्स प्रश्न होते हैं। पहले आपको यही सीखना है कि प्रश्न जो है किस प्रश्नावली से है। अगर इतना आप लोगों ने सीख लिया तो आपसे प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे आपने ये सीख लिया यहाँ पे इस प्रकार की प्रतिचित्रण और इस प्रकार की प्रतिचित्रण आपने प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 में लिखे थे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न जब 18 हल करेंगे प्रतिचित्रण ही आपको लिखना है सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 में यही हमने बताया था, प्रश्न कोई सा हल करो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना पड़ता है। तो इसका हल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 18 डाल देते हैं। प्रश्न नंबर प्रतिचित्रण आपको लिख लेना है। यहाँ पर 2 प्रतिचित्रण दिए हैं और 2 फलन के मान। तो पहले हम फलन एफ में प्रतिचित्रण लिखेंगे, फिर आपको इसी प्रतिचित्रण के सामने फलन का मान लिखना है। अब आपको ये देख लेना है चर एक्स में है कि वाई में। तो यहाँ पे चर एक्स में दिया गया है, तो एफ एक्स बराबर आपको लिख लेना है 1 0 -1। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। एक्स का मान जो है 0 से ग्रेटर
और यहाँ पर x बराबर 0, फिर लास्ट में 0 से छोटा। फिर आपको प्रतिचित्रण g फलन में लिखना है। अब इसके सामने आपको g फलन में जो प्रतिचित्रण लिखा है, इसके सामने आपको g फलन का मान लिख लेना है। देखना है आपको प्रश्न में g जो फलन का मान दिया गया है चर x में दिया गया कि y में, तो यहाँ पे चर x में आपको दिख रहा है, तो आपको चर x का यूज करके ही लिख लेना है। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। अब आपको आंसर शीट जो है जो बताई गई है चेक करना है कि समपाती हैं या नहीं हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, f संयोजन g इसका मान निकालेंगे, फिर g संयोजन f का मान निकालेंगे। अगर आंसर शीट्स बराबर आएगी तो आपको ये पता है जब आंसर शीट बराबर आ जाएगी, एक दूसरे के से मेल खा जाएंगी, तो संपाती का मीन्स यही होता है, मेल खाना। तो आंसर शीट आपको निकालना है यहाँ पे। अब आपको ये भी पता है ये दोनों क्या है, फार्मूले हैं जो आपको प्रश्नावली 1.2 में सिखाए थे। तो प्रश्नावली 1.2 में ये भी हमने बताया था, इसको हल करने के लिए इसे ज़रूरत पड़ेगी, या तो संख्या की पड़ेगी या चर की पड़ेगी। तो कैसे आपको बाद में देख लेना है। बाद में फलन क्या है, g है, तो g के पास में देखो क्या है, x है, तो आपको यहाँ पर x रख लेना है, क्योंकि अगर चर x या संख्या का यूज नहीं करोगे तो इसको आगे हल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट में चर यहाँ पे लेना है। और कैसे लेना है, बाद में जो भी फलन होता है उसके पास में देख लेना है चर x है कि y है। अगर यहाँ पे चर x है तो x रखेंगे। फिर आपको ये भी पता है कि ये चर जब हम g को देंगे तो ये संयोजन हट जाएगा, ब्रैकेट का यूज करना है। देखो कैसे, हमने x किसे दे दिया, g को दे दिया, तो ये संयोजन हट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, gx लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है gx का मान रखो, gx का मान। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ शर्त लेंगे, यहाँ पर बताया इस अंतराल पर आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम ले लेंगे x बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे बंद अंतराल है और जिस तरफ बंद अंतराल है तो उसको ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 नहीं ले सकते हो, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, ये संख्याएं आप ले सकते हो इस अंतराल से। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया, x का मान 1 यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा, यह 1 मिलेगा। ठीक है, अगर हम x का मान 0 से बड़ा ले लें और 1 से छोटा, क्योंकि 1 यहाँ पे ले लिया है, अब आप बराबर यहाँ पे ना लगाओ। ठीक है, 0 से बड़ा अगर 1 से छोटा हम x का मान ले लें, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, f0 मिलेगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे महत्तम पूर्णांक यहाँ पे क्या है, x है, अगर 0.1, ठीक है, इसका मीन्स यही है 0 और 1 के बीच में संख्या ले लो, तो इसका मान आपको बताना है कितना निकलेगा, 0.3, 0.4, 0.5 से लेकर 0.9 तक। ठीक है, अगर आंसर शीट इन सब की देखें तो क्या मिलेगी बताइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बताया x से कम, कम का मतलब यही होता है कि 0। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब x का मान हमने 0.1, कहने का मतलब है 0 से बड़ा 1 से छोटा जब भी हम लेंगे तो महत्तम पूर्णांक का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, अब बात आती है f1 की आंसर शीट कैसे निकालोगे। यहाँ पर देखो 1 है तो x का मान 1। ठीक है, अब x का मान 1 जो है किस में लाई करेगा, देखो कौन सी शर्त में, यहाँ पर करेगा। x का मान 0 से अगर बड़ा है तो fx का मान कितना है, 1, तो x का मान 1 है, 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे देखो f के पास में क्या है, x है, तो ये x का मान है, x बराबर 0, तो 0 पर दूसरी शर्त है क्या मिलेगा, 0। ठीक है,
फिर आगे लिख लेना है x बराबर 1, 0 लेस देन x लेस देन 1, इसे समीकरण 1 डालो। ठीक है, अब आपको आंसर शीट निकालना है, इसके निकालना है जी संयोजन f। इसे हम रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है क्योंकि प्रश्न तो पढ़ लिया है और समझ लिया है क्या दिया गया है और क्या मांगा गया है। अब जी संयोजन f की अगर आंसर शीट इतनी आ जाती है तो इस अंतराल में f संयोजन g और g संयोजन f क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए, और अब आपको g संयोजन f, इसका आप मान कैसे निकालोगे, आपको पता है कि इसे हल करने के लिए आपको ब्रैकेट में या तो चर या संख्या लेनी है। तो कैसे ले सकते हो, बाद में क्या f है तो f के पास में देखो क्या है, x है, तो आपको यहाँ पर x रख लेना है। ठीक है, अब आपको पता है ये आगे बढ़ेगा, x जब हम f को देंगे तो ये संयोजन हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने x किसे दे दिया, f को दे दिया, तो ये संयोजन हटेगा, आपको ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट में क्या लिखना है, fx लेना है। जिसको आपने x दिया उसको ही ब्रैकेट में लिखना है। फिर इसके बाद fx का मान देखो क्या है, fx का मान कितना लेना है यहाँ पे बता देते हैं। चूँकि x बिलोंग्स टू 0,1 यही है, तो इसी अंतराल से ही आपको हल करना है। तो यहाँ पे 1 ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बंद अंतराल जिस तरफ होता है तो बाउंड्री हम ले लेते हैं। तो ये बंद अंतराल 1 की तरफ है तो बाउंड्री पर आपको 1 मिला है, तो x का मान 1 हम लेंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे f1। ठीक है, अब f1 की आंसर शीट आपको पता है क्योंकि f के पास में क्या है, x है, तो ये जो 1 है x बराबर 1। अब आपको देख लेना है इस शर्त में मिलेगा कि इस शर्त में मिलेगा कि इस शर्त में मिलेगा। तो आपको दिख रहा है 1 जो है इस शर्त में मिलेगा, तो इसके सामने आंसर शीट क्या है, 1 है। अब g1 कहाँ से ज्ञात करोगे, g फलन का मान दिया गया है, क्या है, महत्तम पूर्णांक x है, तो x के स्थान पे क्या रखना है, 1। तो इसकी आंसर शीट क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि इक्वल पर महत्तम पूर्णांक का मान इक्वल आता है। जैसे यहाँ पर अगर 9 है तो 9 आएगा, अगर यहाँ पे -4 है तो -4 आएगा। इक्वल पर इक्वल आएगा और दशमलव में क्या होता है, छोटा लेना पड़ता है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर ये लिखा है मझले कोष्टक में आपको लिख देना है ऐसे करके। समीकरण 1 डालो, मीन्स समीकरण 2 डालो, 1 तो पड़ा हुआ है। यहाँ पर आंसर शीट आपको 1 तो मैच हो गए लेकिन दूसरी आंसर शीट नहीं मैच हुई, तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये एक दूसरे के संपाती नहीं है, तो अतः लिखूँ, अतः f संयोजन g फिर और g संयोजन f कामा अंतराल 0,1 में संपाती नहीं है। आप लोग नोट कर लो, ये तो प्रश्न हल हो गया। ठीक है, इसे हम रफ करेंगे और लास्ट प्रश्न जो है हल करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग 19 जो है प्रश्न पढ़िए और क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है ये देख लो। तो यहाँ पर हमें एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय में 2 अवयव हैं, कहता द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। तो एक फार्मूला होता है, हम आपको बता देंगे। तो इसका हल देखिए 19। ठीक है, अब आपको ये देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कैसे निकालना है, पहले तो आप लोगों को ये सीखना है। प्रश्नावली 1.4 में द्विआधारी संक्रियाओं के प्रश्न हल किए थे, तो वहाँ पे आपको प्रतिचित्रण
प्रश्नावली 1.4 में क्या सीखा था आपने? प्रतिचित्रण। आपको पता है कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। तो हम समुच्चय मान लेंगे a बराबर a कामा b, फिर आपको प्रतिचित्रण लिखना है। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो यहाँ पर आपको समुच्चय ऐसे करके लिखना पड़ता था, एक राशि, यहाँ पर चाहो तो स्टार लिख लो, क्योंकि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्टार है ऐसे करके, ये द्विआधारी संक्रिया है, संयोजन है, 8 बताई थी हमने। प्रश्नावली 1.4 में कितनी बताएं? 8। लेकिन यहाँ पर देखो 10, 16, 20 और 8 कितनी होंगी, तो ये आपको चेक करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लो, क्योंकि यही तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर इसे ही आगे बढ़ाओ। ए आपको पता है a कामा b, फिर क्रॉस a कामा b टेंस टू a कामा b। अब यहाँ से आप फिर आगे बढ़ाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे कार्तीय गुणनफल। कैसे निकालते हो? युग्म a का इन दोनों के साथ हम युग्म ज्ञात करेंगे, फिर b का इन दोनों के साथ युग्म ज्ञात करेंगे, फिर टेंस टू a कामा b। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने युग्म हैं, n बराबर 4। अब आपको फार्मूला लगा देना है 2 की घात n। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको नाव के बाद कामा लगाना है, लिखना द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, लेकिन समुच्चय जरूर लिखना है। समुच्चय a कामा b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। दो की घात n का मान रखो 4, 2 की घात 4 का कितना होगा? 16। तो विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको? विकल्प बी। तो यहाँ पर विविध प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में उदाहरण आपको हल करके दिखाएंगे विविध प्रश्नावली के। ठीक है, उदाहरण हल होने के बाद फिर हम आपको पार्ट 3 पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।